Countrywide. ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तराखंड की ऐतिहासिक और संवैधानिक पहल समान नागरिक संहिता पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता समिति की पूर्व सदस्य और वरिष्ठ शिक्षाविद सुरेखा डंगवाल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव। भारत विविधताओं का देश, भाषाएं अलग पर भाव एक, पहनावे अलग पर पहचान एक, और अब कानून भी एक। आज हम एक ऐतिहासिक पड़ाव पर खड़े हैं। समान नागरिक संहिता को लागू हुए 1 वर्ष होने वाले हैं। ये सिर्फ एक कानून नहीं, ये समानता, न्याय और आधुनिक भारत की नई सोच का प्रतीक है। समान नागरिक संहिता यानी ऐसा कानून जो धर्म, जाति या संप्रदाय से ऊपर उठकर हर नागरिक के लिए समान अधिकार और समान कर्तव्य सुनिश्चित करता है। विवाह हो या तलाक, संपत्ति का अधिकार हो या उत्तराधिकार, गोद लेना हो या भरण पोषण, अब कानून सबके लिए एक जैसा है। इसका मूल भाव स्पष्ट है, न्याय में समानता, अधिकारों में समानता और गरिमा में समानता। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ देहरादून से जुड़ रही हैं जानी मानी शिक्षाविद और समान नागरिक संहिता के मसौदे और नियमों को बनाने वाली समिति की पूर्व सदस्य डंगवाल सुरेखा जी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि समान नागरिक संहिता की आवश्यकता इस देश में जिस कारण पड़ी थी, क्या पिछले 1 वर्ष में उस आवश्यकता को समान नागरिक संहिता ने पूरा करने में अहम भूमिका निभाई है? मुझे लगता है कि समान नागरिक संहिता जो उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को पूरी तरीके से लागू कर दी गई, उसको धीरे धीरे उत्तराखंड की जनता समझने जा रही है और उसी का परिणाम है कि शादी के 5 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन अभी समान नागरिक संहिता कोड के अंतर्गत हुए हैं। मुझे ये लगता है कि जब हम किसी बदलाव की ओर जाते हैं और जो हमारे लॉज हैं जिससे हमारे व्यक्तिगत मामले नियंत्रित होते हैं, उसमें यदि एक नागरिक के नाते मैं मानूं तो ये समान नागरिक संहिता को कई वर्ष पहले बन जाना चाहिए था। और पूरे विश्व की ऐसी तमाम डेमोक्रेसीज हैं, ऐसे लोकतंत्र हैं जहां पर नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू है। ये जो बदलाव की आपने बात की, ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहां पर अपने नागरिकों से संबंधित डॉक्यूमेंटेशन सरकार के पास होने चाहिए और सरकार उस डॉक्यूमेंटेशन की, उस डेटा की, उन आंकड़ों की जब भी उसे जरूरत हो, वो वेलफेयर स्कीम्स हो या समाज को एक दिशा देने की बात हो या समाज के उन्नयन के लिए, क्योंकि हम एक कल्याणकारी राज्य हैं, समय समय पर जब आवश्यकता पड़े तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे राज्य में, हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जो विवाहित हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो तलाक के लिए कोर्ट जा रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो सामान्य रूप से कानून की मदद लेना चाह रहे हैं, लेकिन कानून की जटिलता के कारण उनका जीवन बहुत संकट में पड़ जाता है। इसमें जो ऑनलाइन व्यवस्था की गई है वो बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था की गई है। 5 to 10 days डिपेंडिंग अपॉन योर मैटर, इसमें समय लगेगा, लेकिन वो लेस देन 5 days में उनका सर्टिफिकेट उनके पास होता है। किसी को वीजा बनाना है, किसी को बाहर जाना है, तो ये नागरिकों की सहूलियत के लिए मुझे लगता है कि एक बदलाव की ओर है, एक समानता से सम्मान की ओर समान नागरिक संहिता हमको लेके जा रही है। और जो शुरुआती दौर में थोड़ा सा कठिनाई महसूस की गई थी, उनको रूल्स एंड रेगुलेशन मेकिंग कमेटी ने अपने हर स्तर पर उसको कंड्यूसिव और सरल बनाने की कोशिश की। और जब वो इम्प्लीमेंटेशन के दौर पे आई तो हमारा प्रशासन, हमारा गृह विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर उसको रिव्यू करते रहते हैं और क्योंकि वो नागरिकों के लिए है, इसलिए नागरिकों की सहूलियत का ध्यान रखा। जब इसका मसौदा तैयार हो रहा था तब आपकी सोच अलग तरह की रही होगी और उस समय जो जहन में बातें होती हैं कि जब ये आएगा तो इस तरीके से समाज का स्वरूप बदलेगा। अब जब 1 साल होने वाले हैं तो महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के संदर्भ में समान नागरिक संहिता को आप कितना प्रभावी मान रही हैं? मुझे लगता है कि 21वीं शताब्दी में हर नागरिक को पूरे सम्मान से जीने का हक है और धर्म के नाम पर जो महिला है वो महिला भारतीय है, उसको धर्म के नाम पर विभाजित करना
और ये मेरे को अफसोस ड्राफ्ट मेकिंग कमेटी के दौरान भी लगा कि जब जब हम नागरिकों से संवाद कर रहे थे और पूरे उत्तराखंड में 70 से अधिक नागरिक संवाद किए गए, हर जिले में किए गए, हर बड़े शहर में किए गए, हर पीजी कॉलेज में किए गए, यूनिवर्सिटी कैंपस में किए गए, तो जब बातचीत हो रही थी तो उन जटिलताओं का आप क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं, लेकिन जो लोग उस दौर से गुजरते हैं, जो उसकी पीड़ा को महसूस करते हैं, वो मेरे लिए एकदम नया अनुभव था कि हम जो सोच रहे थे कि हम एक ड्राफ्ट बनाने जा रहे हैं जो सभी पे समान रूप से लागू होगा, लेकिन जब आपने महिलाओं से संवाद किया, और मुझे इस बात की खुशी और मैं आपसे भी शेयर करना चाहूंगी कि नागरिक संवाद के दौरान जो हमने डायलॉग रखा है उसमें, या हमने दिल्ली में रखा हो या उत्तराखंड के हर डिस्ट्रिक्ट में रखा हो, महिलाओं ने भारी तादाद में उसमें पार्टिसिपेट किया। और ऐसी बहुत महिलाएं थी, बहुत सी समाज में ऐसी जटिलताएं होती हैं कि आपने हिंदू कोड बिल बनाया है, उसके बावजूद भी महिलाएं कानूनी रूप से अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए और उस परिवार में अपनी सुरक्षा के लिए अभी भी संघर्ष करती हैं। और जब पब्लिक डायलॉग हुआ और जब वो बातें सामने आई तो अजीब तरीके की बातें भी आई कि जोशीमठ के एक किसी सुदूरवर्ती स्कूल का किस्सा है कि पति की डेथ हुई तो पत्नी जब अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गई तो पता लगा कि वो पत्नी वहां पत्नी के रूप में दर्ज ही नहीं है, वो ऑलरेडी शादीशुदा थे और कहीं उत्तर प्रदेश के दूर इलाके के रहने वाले थे और उन्होंने वहां किसी और महिला का नाम लिखाया था। तो उनकी ग्रेच्युटी से लेकर पेंशन से लेकर वो एक इतना कॉम्प्लिकेशन सामने आया। उस बेचारी के 2 बच्चे थे और उस संवाद कार्यक्रम में अपनी पीड़ा लेके आई थी कि आप बताइए कि मैं जो समझ रही थी मैं वो हूं ही नहीं। तो जब तक आप उस समस्या से नहीं गुजरते तब तक वो क्रिटिसिज्म आप उस लेवल का कर सकते हैं कि आप इसको एक जगह फोकस कर रहे हैं, आपका उद्देश्य कुछ अलग है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू होने के बाद ये पूरे देश का, अगर हम गोवा को छोड़ दें, तो पहला राज्य बना जहां पर ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट है। और सरकार भी, माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से, और जो हमारी समिति के सदस्य थे वो सब बिल्कुल ओपन थे, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग है, ऐसा नहीं है आपने कुछ अल्टीमेट बना दिया अब इसको बदला नहीं जा सकता। जैसे जैसे उन परिस्थितियों से इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को या सरकार को या एडमिनिस्ट्रेशन को उनके सामने आती है, वो उसके बदलाव के लिए उसको विधानसभा में लाते हैं, फिर राज्यपाल महोदय पे भेजते हैं। तो ये ओपन टू चेंज है। सुरेखा जी, हम उत्तराखंड की चर्चा कर रहे हैं जो कि पहला राज्य था जिसने समान नागरिक संहिता को अपनाया था। थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर बात करें, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता के नजरिए से देखें तो समान नागरिक संहिता को आप कितना प्रभावी देख रही हैं पिछले 11 महीने में? मुझे लगता है कि ये समय की आवश्यकता है और जब संविधान सभा की डिबेट को समिति ने पढ़ा और संविधान में जो आर्टिकल 44 है उसको बारीकी से उसका अध्ययन किया तो ये पाया कि उस समय भी ये महसूस किया गया था कि यूनिफॉर्म कोड बिल होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। लेकिन उस समय भी कुछ ऐसे प्रस्ताव वहां पर आए जिन्होंने ये कहा कि अभी देश इसके लिए तैयार नहीं है। और जब आपको क्राइम के लिए बार बार हम यही प्रश्न पूछते थे और लोग भी हमसे प्रश्न करते थे कि जब मर्डर की सजा धर्म देख के नहीं दी जाती, वो सबके लिए समान रूप से लागू होती है, तो फिर ये जो अधिकार हैं, जो व्यक्तिगत मामले हैं, इनको कंट्रोल आप रिलीजन के एवज में नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक हैं और लोकतंत्र के नागरिक होने के नाते आपको संविधान में वो अधिकार प्राप्त हैं कि आप पूरे सम्मान, पूरे ग्रेस, पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिएं। मुझे लगता है कि अब 21वीं शताब्दी में वो समय आ गया कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड वो पूरे भारत में लागू होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका, जहां तक उत्तराखंड की बात है, शायद ही कोई शहर छूटा होगा जहां पे कमेटी नहीं गई और लोगों से संवाद नहीं किया और 2.5 लाख के करीब लोगों ने इन राइटिंग या मेल के थ्रू या पोर्टल के थ्रू या बाय हैंड, जो ऑफिस हमारा देहरादून में था, उसमें अपने जो उनके सजेशंस थे उसको रिसीव किया। कुछ लोग इसको पूरी तरह समझे, कुछ नहीं भी समझे, कुछ केवल ये कहते थे कि लागू होनी चाहिए, कुछ कहते थे कि लागू बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऐसे भी थे। और कुछ बहुत ही अध्ययन के बाद भी लोगों ने अपने सजेशन दिए थे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े बदलाव की ओर हम इसके इम्प्लीमेंटेशन
के बाद जा रहे हैं। सुरेखा जी, आप भी इस बात को मानेंगी, जब समान नागरिक संहिता को लागू करने के प्रस्ताव सरकार लेकर आई थी तो देश के अलग अलग पॉकेट्स में काफी इसका विरोध हुआ था, लोग सड़कों पर भी आए थे। क्या आपको लगता है कि पिछले एक वर्ष में सरकार या स्थानीय प्रशासन या समाजसेवी संगठनों की जो कोशिशें रही हैं, इस दिशा में लोगों के जहन में जो भ्रम था, जो संदेह था, वो दूर हुए हैं या कितनी सफलता मिली है? मुझे लगता है कि इसमें काफी हद तक सफलता मिली है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये केवल भ्रम था कि ये शायद एक रिलीजन के अगेंस्ट है या दूसरे के फेवर में है, वो तो इरोड हुआ है, वो तो गया है। और एक बात मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगी, एक भ्रम उस समय जब ये इम्प्लीमेंट हो रहा था तो लोग कह रहे थे कि आपने हमारी प्राइवेसी पे एक बहुत बड़ा हमला है, आदमी की निजता पे ये हमला है और हमसे आप इतने डेटा मांग रहे हैं और इतना आधार से भी आप फेच कर रहे हैं डेटा, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे आंकड़े भी आप हमारे पर्सनल मांग रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि एक बार जब ये प्रोसेस हो जाता है, तो जब ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इसका अप्रूवल आ जाता है, तो उसके बाद कोई भी जो लोग इसके प्रोसेस में शामिल होते हैं वो आपके डेटा को टच नहीं कर सकते, वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। ये केवल वो व्यक्ति है जिसने कि अप्लाई किया है, वो अपने जो उसका कोड वर्ड है, पासवर्ड है, उसी के माध्यम से अपने डिटेल देख सकता है। बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही निजता का ख्याल रखा गया है। तो जो भ्रम आपने कहा, एक तो ये भ्रम टूटा कि ये शायद किसी को टारगेट करके बनाया गया, ये अपने नागरिकों की सहूलियत के लिए बनाया गया था। एक वेलफेयर स्टेट की कल्पना के लिए जो हमारे पॉलिसी प्लानर और प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके लिए बनाया गया था कि वो जवाबदेह बने, वो और अधिक जवाबदेही से गवर्नेंस में काम करें, ये उनके लिए बनाया गया था। ये उन सभी नागरिकों के लिए बनाया गया था जो कि कभी कभी डॉक्यूमेंट ना होने की दशा में इधर उधर भटकते रहते हैं और उनके पास कोई कागज नहीं होता। कार्यक्रम के अंत में बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे सुरेखा जी कि आने वाले समय में समान नागरिक संहिता को और प्रभावी बनाने के लिए आपकी नजर से किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है? मुझे लगता है कि जो ऑलरेडी इसमें है कि निजता का बहुत ध्यान रखा गया है और ऑफिसेस के चक्कर नहीं काटने हैं। ये पहला हमारा ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम था कि व्यक्ति अपने घर से अपने को रजिस्टर्ड करा सके और उसे कहीं भी ये ना लगे कि सरकार उसके पीछे पड़ी है या पुलिस उसके पीछे पड़ी है। जैसे लोगों को लग रहा था कि कहीं हमने पुलिस को बहुत ज्यादा इसमें अधिकार तो नहीं दे दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस भ्रम से हर नागरिक को पूरी तरीके से दूर रहना चाहिए और जैसा मैंने आपको कहा कि समय समय पर इसको रिव्यू किए जाने की आवश्यकता है। जहां जहां ऐसा लगता है कि ये जो संहिता है या इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है, उसके लिए सरकार भी हमेशा तैयार रहती है। हम सबको भी इसमें तैयार रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि एक इसमें नागरिक संवाद में एक आया था कि बच्चियां अपनी शादी की उम्र बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक दो जगह उन्होंने कहा कि हमारी अगर उम्र आप बढ़ा दें और उसको 21 साल कर दें लड़कों की तरह, तो हमारे माँ बाप हमारे बीएससी की डिग्री बीच में ही, जो कि उनको आधे में अपनी शिक्षा छोड़ने का दुख होता था। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये भी एक एरिया रहेगा जहां पे जब बच्चियां इक्वल अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए, और जो हमने सभी बच्चियों के लिए समान नागरिक संहिता बनाई है, चाहे किसी भी धर्म की बच्चियां हैं, अगर वो पढ़ना चाहती हैं और अपने पैरों में खड़ा होना चाहती हैं, तो वो एज बार अब 21वीं शताब्दी में वो समय है कि उसको भी रिव्यू किए जाने की आवश्यकता है। जब रखा होगा तो सोच के रखा होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लड़कियां पहले अपने पैरों में खड़े होने को ज्यादा तरजीह देती हैं बजाय कि विवाह के। सुरेखा जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड की ऐतिहासिक और संवैधानिक पहल समान नागरिक संहिता पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता समिति की पूर्व सदस्य और वरिष्ठ शिक्षाविद सुरेखा डंगवाल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। Countrywide.